हेलो बच्चों, सुप्रभात। मैं पी एस राजपूत, सीनियर लेक्चरर, कॉमर्स फैकल्टी, कक्षा 11, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, यूनिट 4। इसका हेड है ट्रायल बैलेंस तलपट। इसका भाग 4 को बताऊंगा। बताया था कि बैलेंस विधि में ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, उसी के अभ्यास बतौर मैंने आपकी किताब का एक सवाल और लिया है। उस सवाल को लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस कैसे तैयार किया जाता है। इसमें थोड़ी राशियाँ मैंने और ज़्यादा ले ली हैं। पिछले वीडियो में जो सवाल था उसमें जो राशियाँ थीं वो थोड़ी कम थीं, तो थोड़ा सा और बड़ा सवाल मैंने ले लिया है और ये आपकी सवाल है। तो आप कृपया अपनी किताब में इस सवाल को देखें। ये आपकी किताब का सवाल क्रमांक 9 है, पेज नंबर 335 पर, जिसका आंसर 1,68,000 है। पिछले सवाल का जो जोड़ आया था वो 1,00,000 रुपये आया था। तो देखिए, ये आपकी सुविधा के लिए मैंने सारे वीडियो में, जितने भी वीडियो हैं आपके, आप देख रहे होंगे, सारे वीडियो में मैंने सवाल को टाइप भी कर दिया है। और ये नरेश स्टोर्स की पुस्तक में 31 दिसंबर 16 को ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है। ये देखिए, ट्रायल बैलेंस पे जैसे कि बच्चों आपको मालूम है, सिर्फ डेबिट खातों को डेबिट साइड में लिखना है और क्रेडिट खातों को क्रेडिट साइड में। हाँ, खाते ऊपर नीचे हो जाए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। डेबिट, कोई खाता डेबिट आगे लिखा जाए बाद में लिखा जाए, उससे कोई अंतर नहीं, बट डेबिट का शेष डेबिट में होना चाहिए और क्रेडिट वाले का शेष क्रेडिट में होना चाहिए। इसमें कुछ नए खाते मैंने जोड़े हैं प्रश्न के हिसाब से, इसलिए सवाल महत्वपूर्ण होता है। ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है। परीक्षा में भी बच्चों ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन सीखने की दृष्टि से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदों के सवालों को हल रफ़ काफ़ी पर करके देख लेने चाहिए, ताकि आपका ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। तो आज के समय में वाणिज्य की उपयोगिता को देखते हुए नए कानून आ जाने के कारण वाणिज्य का बड़ा महत्व है। तो आप कृपया इसको देखें। क्रय 40,000 डेबिट होगा, इसका शेष हमेशा डेबिट होता है। विक्रय हमेशा क्रेडिट होता है। विज्ञापन व्यय है हमेशा डेबिट। वेतन व्यय है हमेशा डेबिट। देनदार हमेशा डेबिट होते हैं। लेनदार हमेशा क्रेडिट होते हैं। पूंजी हमेशा क्रेडिट होती है। क्रय वापसी हमेशा क्रेडिट होती है। बीमा व्यय है हमेशा डेबिट होगा। ये प्राप्य विपत्र नया शब्द आ गया। प्राप्य विपत्र बच्चों हमेशा डेबिट होते हैं और देय विपत्र हमेशा क्रेडिट होते हैं। भवन संपत्ति है इसलिए डेबिट होगा। अप्राप्त ऋण संचिति बच्चों क्रेडिट होती है और अप्राप्त ऋण डेबिट होता है। ये अच्छे से देख लें, ये संचिति है। संचय के सबके बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं और हानियों के बैलेंस, व्यय के बैलेंस डेबिट होते हैं, इसलिए इसको मैंने बताया। बैंक अतिविकर्ष हमेशा क्रेडिट होता है, एक तरह का लोन होता है। प्राप्त कमीशन आय है इसलिए क्रेडिट होगा। दान 300 रुपये डेबिट। कोई मत बच्चों आय की भी होती है और व्यय की भी होती है, और प्रश्न से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये आय है कि व्यय है। भाई दिया है तो व्यय है और मिला है तो आय है, लेकिन अब दान मिलता भी है और दान देते भी हैं, तो हमेशा बच्चों व्यय की मत मानते हैं, उसको डेबिट करेंगे। जैसे यहाँ प्राप्त कमीशन लिखा है तो ये क्लियर है कि आय है, और ओनली कमीशन शब्द होता तो बच्चों इसको व्यय की मान लेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आय और व्यय की बहुत सारी मदें ऐसी होती हैं जो आय भी होती हैं और व्यय भी होती हैं। यदि उनके विषय में स्पष्ट नहीं हो रहा है कि डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा है, प्राप्त दिया नहीं लिखा है, तो आपको हमेशा व्यय मान लेना है और डेबिट साइड में लिखना है। विक्रय वापसी हमेशा डेबिट होती है और रोकड़ खाते का शेष हमेशा डेबिट होता है। तो आप सवाल हल करने से पहले इसको डीसी लिख लें कि डेबिट कौन सा है, क्रेडिट कौन सा है, और बस सूची बना करके तलपाट तैयार कर लें। तलपाट तैयार हो गया। अब 4-6 सवाल जब आप हल करेंगे तो धीरे धीरे करके इनके शेष भी आपको याद हो जाएंगे, अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार थोड़ा सा मन लगा के इनको पढ़ लें
और वैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इनके डेबिट क्रेडिट शेष होने के पीछे जो लॉजिक है, जो थ्योरी काम करती है, वो बच्चों वहीं से काम करती है जहाँ से आपने खातों को डेबिट क्रेडिट करना सीखा है कि कौन सा खाता हमेशा डेबिट होता है, कौन सा खाता हमेशा क्रेडिट होता है। जैसे कि अपन जानते हैं कि पूंजी खाता हमेशा क्रेडिट होता है तो इसका बैलेंस भी क्रेडिट ही निकलेगा। वह हमेशा डेबिट होते हैं तो इनका शेष भी बच्चों हमेशा डेबिट ही निकलेगा। आय हमेशा क्रेडिट होती है तो बच्चों हमेशा, हाँ, रोकड़ खाता डेबिट भी होता है क्रेडिट भी होता है, लेकिन रोकड़ खाते का शेष हमेशा डेबिट ही रहेगा। बैंक डेबिट भी होता है क्रेडिट भी होता है, सामान्यतः बैंक का शेष डेबिट ही होता है। तो कुछ खाते डेबिट भी होते हैं क्रेडिट होते हैं, तो उनके बैलेंस कुछ के तो स्थिर हैं ही, और कुछ के अपन प्राप्ति और देय के आधार पर निर्णय कर लेते हैं कि ये डेबिट में आएंगे या क्रेडिट में आएंगे। अब देखिए बच्चों, मैंने इस खाते को, इस तलपट को मैंने इसको आपके खाते फॉर्मेट में तैयार किया। खाते फॉर्मेट में तैयार किया गया तलपट ज़्यादा उपयोगी लगता है मुझे, और इसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। यदि कहीं त्रुटि हो भी रही होती है, जोड़ नहीं भी आ रहा होता है, तो फिर हम आसानी से इसमें चेक कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चों, जब हम तलपट बना रहे होते हैं तो तलपट बनाने में ही गलती कर रहे होते हैं। तो आप तलपट बनाने में यदि गलती कर रहे हैं तो तलपट का जोड़ स्वाभाविक रूप से कम आएगा, क्योंकि तलपट बनाने का उद्देश्य खातों की गणितीय शुद्धता का परीक्षण करना होता है। कि खातों की गणितीय परीक्षा करने के लिए, गणितीय शुद्धता जानने के लिए तलपट बनाया जाता है। और दूसरा इसका जो उद्देश्य होता है, हमें वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो हमें डाटा चाहिए, वो तलपट से ही उपलब्ध होता है। इसी के आधार पर हम वित्तीय विवरण तैयार करेंगे, वो आगे सीखेंगे, आगे बताऊंगा। बट ये इससे सिद्ध होता है। देखिए, फिर मैंने क्रमानुसार इनको क्रय को डेबिट, वेतन डेबिट, भवन डेबिट, देनदार डेबिट, प्राप्य विपट डेबिट, दान डेबिट, विक्रय वापसी डेबिट, रोकड़ शेष डेबिट, बीमा डेबिट। खाते ऊपर नीचे हो जाए बच्चों, उनसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कौन सा खाता कहाँ लिखा है। बट सामान्यतः प्रश्न में जिस क्रम है उसी क्रम में हमको इनको डेबिट क्रेडिट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि मिलाने में हमें सुविधा होती है। ऐसे ही क्रेडिट में देखिए, विक्रय क्रेडिट, लेनदार क्रेडिट, पूंजी क्रेडिट, क्रय वापसी क्रेडिट, बैंक अधिविकर्ष क्रेडिट, अप्राप्त ऋण संचिति क्रेडिट, प्राप्त कमीशन क्रेडिट और देय विपत्र भी क्रेडिट होता है। और इसके हम दोनों पक्षों का जोड़ लगाएंगे तो बराबर आ रहा है 1,68,000। हाँ, एक बात आपको मैं बताया देना चाहता हूँ कि अब हम तलपट बनाते हैं, तलपट में हमने सही खातों को डेबिट का डेबिट में लिखा है और क्रेडिट का क्रेडिट में लिखा है, शेष सही लिखे हैं, खातों के नाम सही लिखे हैं, अन्य किसी तरह की कोई हमने त्रुटि नहीं की है। और इसके बावजूद भी यदि तलपट का जोड़ नहीं मिलता है तो बच्चों क्या करते हैं। यदि मान लीजिए इस तलपट के डेबिट साइड का जोड़ 1,68,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड का 1,67 आ रहा होता है, तो मैं अंतर की राशि को यहाँ लास्ट में उद्धृत खाता लिख करके 1,000 रुपये लिख करके इसके जोड़ को बराबर लिखूँगा। अब उद्धृत खाता कब खोला जाता है ये आप समझ लें। उद्धृत खाता अज्ञात भूलों का लेखा करने के लिए एक अस्थायी खाता खोला जाता है, क्योंकि अंतिम खाते बनाने के लिए एक निर्धारित समय होता है। अंतिम खाते एक निर्धारित समय पर हमें तैयार करना होते हैं। बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद ही हमें गलतियां नहीं मिलती हैं, और तलपट में अंतर आने का कारण गलतियां ही होती हैं। कहीं हमने गलती की है, वो गलती हमें लाख प्रयास करने के बाद नहीं मिल पा रही है, इसलिए हमने वो तलपट का जोड़ हमारा बराबर नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अंतिम खाते बना करके हमें आगे बढ़ना होता है, हम आगे के काम को नहीं रोक सकते हैं। तो उद्धृत खाते में या सस्पेंस अकाउंट में उतनी राशि लिख करके हम तलपट बराबर कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर जब कभी हमें समय मिलता है तो फिर धीरे धीरे करके हम सारे रिकॉर्ड को चेक करते हैं और वो गलती अवश्य मिल जाती है। और गलती को जब जैसे ही मिल जाती है तो उद्धृत खाता अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो उद्धृत खाता अज्ञात भूलों का लेखा करने के लिए तैयार किया जाता है। ऐसी भूलें, ऐसी गलतियां जो किन्हीं कारण से हम उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं, नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उनका लेखा करके इसको करते हैं। एक अस्थायी खाता होता है, जैसे ही गलतियां मिल जाती हैं खाता अपने आप बंद हो जाता है। तो अगला जो अध्याय है, जो अशुद्धियों का संशोधन वाला अध्याय है, वहाँ आपको इस उद्धृत खाते के विषय में और परिचित मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन एक बात बच्चों आपको ध्यान रखनी है, यदि आपने कहीं राशि लिखने में गलती की है, खाता डेबिट की जगह क्रेडिट लिख रहे हैं, क्रेडिट की जगह डेबिट लिख रहे हैं, और फिर आपके तलपट का योग नहीं मिल रहा है, तो नहीं डालेंगे आप, उद्धृत खाता तो नहीं खुलेगा। उद्धृत खाता केवल तभी खुलेगा जब आपने डेबिट में सारी राशियाँ लिखी हैं, क्रेडिट में सारी राशियाँ लिखी हैं, डेबिट की डेबिट में लिखी हैं, क्रेडिट की क्रेडिट में लिखी हैं,
सारे खाते उतार लिए फिर भी आपका तलपट का योग नहीं मिल रहा है तो बनाया जाता है। सामान्यतः परीक्षा में ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता जिसमें उद्धृत खाते का निर्माण हो, लेकिन आपकी किताब में ऐसे बहुत सारे प्रश्न दिए हैं जहाँ उद्धृत खाता आ रहा है। उद्धृत खाता डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, किसी पक्ष में भी आ सकता है। चाहे वो डेबिट में अंतर आए तो डेबिट में लिख लीजिए, क्रेडिट में अंतर आए तो क्रेडिट में लिख दीजिए। तो ये बात आपको बतानी थी। आपके किताब में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जहाँ अंतर आ रहा है, उसमें आंसर में दिया है। आपका सवाल क्रमांक 6 देखिए, सवाल क्रमांक 6 में आपके डेबिट साइड में 20 रुपये कमा रहे हैं तो सस्पेंस अकाउंट में डालें, साथ में क्रेडिट साइड में 50 आ रहे हैं तो 50 रुपये डाले गए हैं। तो ऐसे अज्ञात भूलों का लेखा करने के लिए जो खाता होता है वो सस्पेंस अकाउंट या निलंबित खाता या उच्चंत खाता या उद्धृत खाते के नाम से उसको जानते हैं। तो ये बच्चों थोड़ा सा अच्छा सवाल था, इसमें राशियाँ भी पर्याप्त हैं, बहुत से नए नाम भी आ गए और अब अगले सवालों में आपको यही नाम आपको देखने को मिलेंगे, लगभग यही नाम होते हैं। परीक्षा में आपसे छोटा ही सवाल पूछती हैं, छोटा ही सवाल आता है, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं आता है। अगले वीडियो में मैं बच्चों आपको वो तलपट का एक नया स्वरूप आपको दिखाऊंगा जब बेचे हुए माल की लागत दी होती है और अंतिम स्कंद को तलपट में शामिल करती हैं। ध्यान रखना है कि कभी बच्चों जब क्रय और विक्रय की राशि दी हो तो अंतिम स्कंद को तलपट में शामिल नहीं करते हैं, उसका एक कारण होता है, मैं आगे बताऊंगा, जब आगे प्रश्न आएगा उसमें इसका जिक्र करूंगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।